नमस्कार, व्योम टीवी के नॉन लाइव सेगमेंट पेज में मैं उमेश श्रीमान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज आपके मोबाइल स्क्रीन के दाईं या बाईं और जिनको देख रहे हैं विजय झा जी हैं। तात्कालिक सामरिक मुद्दों को लेकर हमेशा चर्चा में बने रहते हैं और वो चीजें जो लगता है कि समाज के कल्याण के लिए हो, उस पर मुखरता इनका सदैव दिखता है। पहले इन्हीं सारी मुद्दों को लेकर आज हम लोग एक रूबरू करेंगे। भैया पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद उमेश जी। कैसे हैं भैया? ठीक है, बढ़िया। अच्छा, अभी बराबर कटाक्ष देखते थे, इन दिनों से कुछ दिनों से देख रहे हैं कि 2-3 महीने से सोशल मीडिया पर वो विजय झा का जो कटाक्ष आता था वो वाला कटाक्ष नहीं दिख रहा। नहीं, ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया उतना नहीं है जितना पहले समय रहता था और रहते थे, उतना नहीं है। उम्र का भी तो असर है। 74-75 साल उम्र हो गया, इसलिए पिछले दिनों में गया था नारायण विद्यालय, वहाँ सारी बातें हो रही थी। तो डॉक्टर कपिल कुमावत, उत्तराखंड डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि अब आने वाली पीढ़ी पर छोड़ दीजिए, गलत करेगा तो भोगेगा। आप अपने समय में गलत का विरोध किए ना, आपको संतुष्टि होनी चाहिए। अब 74-75 साल उम्र हो गया, आने वाली पीढ़ी छोड़ दीजिए। अभी वर्तमान में जो सरकार का एक SIR का नाम आप देख रहे हैं, पूरे भारत में कहीं ना कहीं एक बड़ा सा तकबा इसका विरोध कर रहा है। SIR होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर सीधा पूछा जाए आपसे तो आपकी तरफ से क्या कुछ उत्तर मिलेगा? नहीं, सरकार समय के साथ तो बहुत से नियम कानून संशोधन, अब संविधान में भी 100 से ज्यादा संशोधन हो गए। सवाल है कि आपको जो अधिकार मिला है, आप जिस पद पर सुशोभित हैं, उसका जिम्मेवारी पूर्वक निर्वहन आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जनता बहुत बारीकी से इस बात का भी आकलन करती है। TN शेषन भी एक चुनाव आयुक्त हुआ करते थे। क्या भरोसा था लोगों को? क्या पक्ष और क्या विपक्ष कभी उनके कृतित्व पर कोई आरोप लगा क्या? और क्या कारण है? आप समीक्षा कीजिए कि आप पर क्यों आरोप लग रहा है। मतलब आप जनादेश को ज्ञानादेश वाला स्टेटमेंट से फिर आप रख रहे हैं, यही बात माने क्या? तो नहीं, निश्चित रूप से आप देख लीजिए सवाल क्यों उठ रहा है। जब आप संवैधानिक पद पर हैं और संविधान सम्मत यदि हर काम है आपका, तब सवाल तो उठना ही नहीं चाहिए। लेकिन इसके बावजूद सवाल यदि उठ रहे हैं तो आप समीक्षा कीजिए कि आप देश हित में कर रहे हैं, संविधान हित में कर रहे हैं, किसी व्यक्ति हित में कर रहे हैं, पार्टी हित में कर रहे हैं, सत्ता को खुश कर रहे हैं, ये सवाल उठेगा। अच्छा, नहीं, फिर हम वहीं आएंगे भैया। क्या SIR के आप समर्थन में हैं या वाकई इसको लग रहा कि अभी भी एक सिस्टमेटिक अप्रोच से नहीं किया गया जैसा होना चाहिए? देखिए, जो ही 1 महीना हुआ SIR को, बिहार चुनाव के पहले 1 महीना हुआ, तो आप न्यूज उठा के देख लीजिए। चुनाव आयोग का एक बयान आया बिहार चुनाव के संदर्भ में कि 55 लाख लोग नेपाली, बांग्लादेशी और म्यांमार के चिन्हित हुए हैं। 55 लाख, ये चुनाव आयोग का डाटा है। चुनाव तो बीत गया। 55,000 को भी आपने बाहर किया क्या? 55,000, 5500 को भी बाहर किया क्या? 550 को भी बाहर किया क्या? वो कैसा आंकड़ा था? अच्छा, तो क्या विजय झा की मानते हैं घुसपैठ है अपने भारत में कि नहीं? ये स्पष्टीकरण आपकी तरफ से क्या रहेगा? है। किस देश में आज दूसरे मुल्क के लोग नहीं है? कोई देश बता दीजिए जहां की दूसरे मुल्कों के लोग नहीं है। अमेरिका में भी तो भारत के लोग थे, तो उसने यदि चिन्हित किया, घुसपैठ कहेंगे क्या? अमेरिका में तभी तो बाहर हथकड़ी बीड़ी लगा के भेजे गए। अगर वो लीगली थे सब कोई, तब कैसे भेजा गया? फिर भारत सरकार ने सवाल क्यों नहीं उठाया? अगर लीगल था तो इसका मतलब वहां भी घुसपैठ था। वो तभी तो डिपोर्ट किए गए। डिपोर्ट जब किए गए, इसका मतलब अमेरिका तक जब पहुंचते हैं लोग, तो भारत में भी पहुंचते हैं। अच्छा, तो उनकी संख्या कम थी, यहाँ पर ही लोग एक राज्य में ही 40-50 लाख बता दे रहे। क्या ये डिपोर्ट करना पॉसिबल है? सवाल है कि सब आंकड़ों का खेल है, इमेजिनेशन है। अगर इतने लोग हैं तो केंद्र सरकार कर क्या रही है? अब तो SIR भी, इतने राज्यों में चुनाव हो गया, दिल्ली में चुनाव हो गया, बिहार में चुनाव हो गया, हरियाणा में चुनाव हो गया, बंगाल की तैयारी है। जिन राज्यों में हो गए मैं उनकी बात कर रहा हूँ। महाराष्ट्र में हो गया, छत्तीसगढ़ में हो गया, राजस्थान में रह गया। डबल इंजन की सरकार है सब जगह, फिर क्यों नहीं निकाल रहे हैं? अगर इतनी बड़ी संख्या में है तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? आप 50 साल सत्ता में रह लीजिएगा तब हटाइएगा क्या?
अच्छा, क्या आप ये मानते हैं कि जितनी भी सरकार की नीतियां आती है विजय झाजी एकदम सीधा कटाक्ष करते हैं उस पर? कोई भी तो एक ऐसा नीति होगा जो आपको लग रहा है पॉजिटिव स्केल से सरकार काम कर रही है उस पर? हर नागरिक का धर्म है वो देश हित पहले देखे, राष्ट्र हित देखे, लोकतंत्र हित देखे, संविधान हित देखे। हर नागरिक, सिर्फ विजय झा का सवाल नहीं है, हर नागरिक को सवाल उठाना चाहिए। अगर किसानों ने कृषि बिल पर सवाल नहीं उठाया होता, आंदोलन नहीं किया होता, तो कृषि बिल को फाड़ा जाता। क्या फाड़ा गया, वापस नहीं लिया गया और कहा गया मैं समझाने में विफल रहा किसानों को। ठीक है, उसमें कुछ खामियां थी, दूसरा क्यों नहीं लाया आपने आज तक क्यों नहीं लाया? मतलब वो अधर पे लटका था। अच्छा, भाजपा के साथ एक और भी लोग विपक्ष वाले बात कर रहे हैं, विकास पे कम, नाम बदलने पर ये ज्यादा भरोसा करते हैं। yes. अभी मनरेगा का बात को लेकर कर दे, जगह का बात को कर, तो क्या लगता है कि नाम बदलने से वाकई विकास का मूल्यांकन बेहतर हो पाएगा क्या? सवाल है नीयत क्या है आपकी। काम करने वाले जो कुर्सी पर बैठे हैं, खाली कह देने से कि न खाऊंगा न खाने दूंगा और सारे भ्रष्टाचारियों को खोज करके अपने पाले में ले आना और भ्रष्टाचारी शिरोमणि जो है वो उप मुख्यमंत्री बना रह जाए। एक तरफ आप कहते हैं, भोपाल की सभा में प्रधानमंत्री ने कहा, नाम लेकर के कहा, 70,000 करोड़ का घोटाला, नाम लेकर के कहा, अजीत पवार, चक्की पीसिंग, ये उनके वर्ड है, उनके साथ दिख गए और वो आज तक उप मुख्यमंत्री बना हुआ है। क्या उप मुख्यमंत्री बना के चक्की पिसवा रहे हैं क्या? तो आपने अपनी बात पर आप पीछे हट गए ना। मतलब जैसे सरकार कहती थी कि पहले ग्राम सभा करो उसके बाद योजना करेंगे, अब यहाँ उल्टा हो जा रहा, पहले योजना उसके बाद ग्राम सभा वाली बात। जो मंत्रिमंडल में है उनको पता चलता है क्या कि क्या आने वाला है विधेयक? पहले विधेयकों की प्रतियां हफ्ता दिन पहले लोकसभा में वितरित होती थी, इसलिए वो पढ़ करके आए, डिबेट में भाग लें, पक्ष विपक्ष, उसके पक्ष में क्या है विपक्ष में क्या है, ये बहस हो, शानदार बहस हो और उसका क्रीम निकल के आए। आज तो अब संसद में आने के बाद प्रतियां मिलती है, तब तक बहस हो रही होती है। हम 20-50 पन्ने का है विधेयक, उसको पढ़ेंगे कब जो डिबेट में भाग लेंगे? मतलब एक फॉर्मेलिटी वहां पे चल रहा है, मान के चलो। आज अब फॉर्मेलिटी हो गया है और वो इसलिए भी आवाज नहीं उठाते हैं लोग इन सब खामियों का कि 251 तो दागी अपराधी हैं। अगर कोई गलती से आवाज उठा देगा, पता चलेगा उसके यहाँ ईडी खड़ा है, वो जब लोकसभा से घर आएगा देखेगा ईडी वहां पहले से। मतलब आप भी ये मान रहे हैं कि ईडी का जो कार्यप्रणाली है वो सीधा केंद्र सरकार के इशारे पर है क्या? हाँ, निश्चित। अब तो हर आदमी जान रहा है इस बात को। तो क्या ये अभी है या शुरू से ये परंपरा? नहीं, ऐसा कभी नहीं था। आप 14 के पहले ईडी ने कितना केस किया, छापा मारा, वो देख लीजिए। अच्छा, 14 के पहले या भाजपा के पहले? 14 के पहले, हम 14 कह रहे हैं, 14 के पहले भाजपा भी रही, अटल जी की सरकार रही, उसमें ईडी का दुरुपयोग नहीं हुआ। कोई आरोप है क्या? किसी के यहाँ ईडी गई है क्या? 14 के पहले। अच्छा, उसमें चाहे जिसका शासन रहा। एक चीज मेरे मन में आता है, कभी अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब करते हैं, माल जब्त होता है तो कर देते हैं, लेकिन ईडी ऐसा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करती कि आज यहाँ से इतना जब्ती हुआ, इतना मैंने एक्सेप्ट किया, इतना हमको रहस्य बना के रखना चाहती है, रहस्य बना के रखना चाहती है। जनता तक सब बात अगर पहुंच जाएगा कि हाँ इनके यहाँ से 62,000 करोड़ का मिला है, तब तो होगा। अरेस्ट क्यों नहीं किया आपने? अरेस्ट क्यों नहीं किया? और यदि कुछ मिला ही नहीं, जैसे मनीष सिसोदिया के यहाँ कुछ नहीं मिला, संजय सिंह के यहाँ कुछ नहीं मिला, फिर भी इतने वर्षों तक जेल में रह गए। अच्छा, तमाम क्षेत्रों में एक और बहुत बड़ी समस्या सामरिक रूप से मॉब लिंचिंग को लोग कहते हैं, चाहे वो असम हो, चाहे बालासोर की हम घटना ले लें, केरल की घटना ले लें। खासकर ये मॉब लिंचिंग के खिलाफ अगर कानूनी धारा पे आ जाए, 302(7), 146, 144 से अगर स्टार्ट करें, जिसको 163 का नाम दे दिया गया, क्या लगता है ये रुकेगा या वाकई इस पर सरकार एक अनदेखी वाली बात रखती है? देखिए, अगर वास्तव में सरकार की मंशा है कि धार्मिक आधार पर, नस्ली आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो, कोई लिंचिंग नहीं हो, तो सरकार के लिए तो बहुत आसान है। जो भी आरोपी हो, जिस पर भी आरोप लगे, जहां ये घटना घटे, आप 30 दिन के अंदर चार्जशीट दे दीजिए, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके स्पेशल कोर्ट गठित कर दीजिए और 100 दिन के अंदर जजमेंट दे दीजिए। अच्छा, हालांकि ऐसा तो प्रावधान है सर, सुप्रीम कोर्ट का बार बार निर्देश है कि 1 साल के अंदर फैसला होना चाहिए। 1 साल दिया है उन्होंने, लेकिन हुआ क्या? सुप्रीम कोर्ट हर साल 2 बार 4 बार कहती है
2 बार 4 बार, लेकिन स्पेशल कोर्ट का गठन करना और ये सब तो सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी उसके लिए, तब तो हो पाएगा। अभी जो उत्तराखंड का जो घटना घटा, वो दिल दहला देने वाली बात थी, नाम के नाम पर या नस्लीय जो भी भीतर खाने रहा हो, चेहरा के नाम पे, नहीं लगता है कि कहीं भीतर खाने समाज में एक उन्माद की स्थिति उत्पन्न हो रही है? त्रिपुरा का बच्चा था वो, और हरिद्वार में वो MBA कर रहा था, और उसको चीनी चीनी कह के चिढ़ाया जाता था, जबकि वास्तविकता ये है वो त्रिपुरा का रहने वाला था। त्रिपुरा भारत का अभिन्न अंग है, और उसके पिताजी BSF में हैं। वो किसी सीमा पर भारत की रक्षा में है, और उसके बेटे को चीनी चीनी कह के उसने प्रतिकार किया, कई बार प्रतिकार किया, तब उस पर चाकू से गोद करके उसकी हत्या की गई। मैं तो समझता हूँ इस दशक का सबसे खराब घटना है ये, क्योंकि इससे कितना मैसेज खराब जाएगा। हमारे यहाँ ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ के रूप रंग नाक नक्श के हिसाब से बोला जाएगा कि नेपाली है, ये चीनी है, तो यह अगर ये बढ़ जाएगा, रोग फैल जाएगा, तो क्या नॉर्थ ईस्ट 7 स्टेट जिसको कहते हैं वो भारत में रहने के लिए तैयार होगा क्या? वो तो कहेगा ठीक है हम चीनी हैं, हम नेपाली हैं, अलग कर दीजिए। अच्छा, इसलिए ये खतरे की घंटी है। इसलिए सरकार को इस घटना को इतनी गंभीरता से लेनी चाहिए थी, इतनी गंभीरता से। पकड़े गए हैं 5-6 लोग, उसको 30 दिन के अंदर अभी तक चार्जशीट होकर के ट्रायल शुरू हो जाना चाहिए था, नो छुट्टी। मैंने महामहिम राष्ट्रपति को जब RG कर मेडिकल कॉलेज की घटना हुई तो मैंने 11 सूत्री सुझाव भेजे, वहां से जवाब आया है। मैं या तो आपने फेसबुक में देखा होगा, मैंने डाला था, मैंने कहा कि ऐसे सब लोगों के आरोपियों को 30 दिन के अंदर और 100 दिन के अंदर सजा हो जाए तो रेप में कमी आएगी। अभी क्या लगता है हम भी राम रहीम जैसा 15 बार पेरोल पर छूट जाएंगे? किस आरोप में जेल में है वो? हत्या, एक पत्रकार की हत्या में सजा हुआ है आजीवन, और दूसरा यौन उत्पीड़न में। जी, ऐसे अपराध पे साबित होने पर भी यदि 15 बार पेरोल मिल जाए और 40-40 दिन का, जो आदमी एक दिन के लिए बीमार दिखता भी नहीं है, होने का तो छोड़ दीजिए। अच्छा, इसको क्या हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल लेकुना मान ले क्या, कि कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सख्ती बरतने का जरूरत है कि इतने से गंभीर आरोप होने के बावजूद भी पेरोल ग्रांट हो जाता, तो आखिर तो जुडिशरी पैनल का ही एक्सेप्टेंस। ये तो डिपेंड करता है कानून को किस रूप में उपयोग करना चाहते हैं, स्वहित में, पार्टी हित में, सत्ता हित में, तो वैसा दुरुपयोग और वैसा समीक्षा कर लीजिए। यही संविधान से देश इतना दिन से चल रहा है, यही संविधान से। और आपने देखा जो एक दिल्ली में एक कांड हुआ था एक बच्ची के साथ, कितना पूरे देश भर में आक्रोश आया था। अच्छा, अभी कोई निकल पाया क्या? आज भी सब जेल में है ना, आज भी सब जेल में है। अच्छा, अभी तात्कालिक स्थिति से नस्ल भेद का मामला, जाति भेद का मामला, अन्य चीजों को लेकर हमेशा समाज कहीं ना कहीं या हर राज्य में गर्मी रहा। अब ये यूनिवर्सिटी तक जा पहुंचा, जिसका UGC नाम दिया गया। मैंने सीधा स्टूडेंट भी अब बट गए, तुम फॉरवर्ड हो, हम SC हैं, ST है, आप जनरल हैं। तो क्या लगता है ये कानून स्टैंड करेगा या वाकई उसी तरह से जिस किसान बिल वाली बात पर आकर टिक जाएगा? देखिए, हमारा संविधान ने हमें कुछ मौलिक अधिकार दिए हैं। उसी मौलिक अधिकार में बोलने का अधिकार, कहीं भी जाने का अधिकार, बसने का अधिकार, व्यापार का अधिकार, उसी संविधान गारंटी देता है समानता का अधिकार। सब कोई हम लोग कानून के समक्ष एक समान है, कहता भी है कानून के समक्ष सब बराबर है, ये कहा जाता है। संविधान के कारण यह बातें हैं कि मौलिक अधिकार है हमारा, और उसमें एक धारा से घोर आपत्ति है। और आज नहीं तो कल जब पूरा समाज समझ जाएगा, जिसको लगता है कि हमको प्रोटेक्ट किया गया है UG से, कल वह भी इसके खिलाफ खड़ा होगा, कल मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो उसमें सबसे बड़ा गंभीर ये है कि अगर कोई आप पर आरोप लगा दिया, कुछ भी छेड़छाड़ का, ईव टीजिंग का या नस्लीय भेदभाव का, और कल जांच के बाद साबित हो गया कि आरोप झूठा था और वैमनस्यतावश आपको नीचा दिखाने के लिए वो आरोप लगाया गया था, तो पहले 211 हुआ करता था। अगर कोई फॉल्स केस करता था, उस पर मानहानि का जब फाइनल देता था पुलिस उस केस में, उसी समय 211 की अनुशंसा कर देता था वही आयु, और उस पर मानहानि का मुकदमा चलता था, तो डर से कोई फर्जी केस नहीं करता था। और इसमें है क्या, अगर झूठा आरोप साबित भी हो जाएगा, आप उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। ये कितना बड़ा असमानता है। अच्छा, क्या इसको हम मानकर चले कि एक बड़ा तकबा का वोट बैंक को इकट्ठा करने के लिए एक
कम जनसंख्या वाले वोट बैंक को दरकिनार करने के लिए लॉजिक पे लगा देगा। निश्चित रूप से जब कोई भी चीज संविधान के इतर होता है, कानून के इतर होता है, मनमर्जी के तहत होता है, तो कहीं न कहीं उसके पीछे सत्ता होता है, सत्ता का जोड़ तोड़ होता है, सत्ता की मेरी सहभागिता कैसे और बढ़ जाए, 240 से कैसे 340 पर पहुंच जाए, कहीं न कहीं ऐसी सोच होती है। और उस सोच का परिणाम है यूजीसी जैसा। एक तरफ हम विश्व गुरु का दावा करते हैं और एक तरफ बोलते हैं कि हम सब सनातनी हैं, हिंदू राष्ट्र, और यहाँ तो जाति जाति में और बांट दिया गया। कैसा सनातनी? क्या वो जिसको आप कह रहे हैं कि नहीं, आप केस भी नहीं कर सकते हैं, जानने के बाद ही फर्जी था, वो सनातनी नहीं है क्या? या त्रिपुरा में जो मार दिया गया वो सनातनी नहीं थे क्या? तो सरकार को जैसा गंभीर पहल करना चाहिए ऐसी घटनाओं पर, वो दिखता है क्या? कैसे माना जाए कि सरकार की सहमति नहीं है? चलिए विजय भैया थोड़ा मुस्कुरा लिया जाए। हमारा मेयर कैसा हो? देखिए, ये सब किसी भी क्षेत्र में कोयलांचल हाँ, की बात करें, खासकर कोयलांचल धनबाद में हमारा मेयर कैसा हो? एक छोटा सा खेत होता है ना, सब्जी लगाते हैं उसमें, तो बाड़ लगाते हैं ताकि सुरक्षा के लिए, बकरी नहीं चर जाए, गाय बैल नहीं घुस जाए, कोई आसानी से अंदर जा करके फसल चौपट न कर दे, उसके लिए बाढ़ है। इसी तरह समाज का सामाजिक सुरक्षा के लिए, कानूनी सुरक्षा के लिए, हमारी जरूरतों की सुरक्षा के लिए ये बाढ़ हैं। ये सब पद, एमएलए हैं, एमपी हैं, मेयर हैं, नगर प्रतिनिधि हैं, ये सब जो है ना हमारा सुरक्षा कवच है एक तरह से। इसको संवैधानिक दर्जा मिला हुआ है, कानूनी दर्जा मिला हुआ है। उस दर्जे के तहत यदि ये काम करेंगे तो हमारी आपकी समाज की सुरक्षा के लिए ये सब। लेकिन कभी कभी अपने पद का लोग दुरुपयोग करते हैं, पद पर आ जाते हैं, जनता विश्वास करती है क्योंकि कहता है मैं तो गरीब का बेटा हूँ, तो हम गरीब का बेटा समझ करके करते हैं कि ये गरीबी का दर्द समझता है। इस बार मौका मिलना चाहिए क्योंकि उस परिवार से आता है जो गरीब पीड़ित हैं। हम लोग 80% गरीब, तो उस 80% को ये प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि 5-10 साल के अंतर्गत वो गरीब नहीं रहता, अरबपति भी बन जाता है, करोड़पति भी बन जाता है, और हुक्म करने की ऐसी उसको मतलब शोषित वर्ग से निकल के तुरंत शोषक वर्ग में आ जाता है और बड़े शान से बोलता है, करोड़पति अरबपति की श्रेणी में आ जाता है। कहाँ से आ जाता है? अगर उतना ही तनख्वाह पाने वाला बीसी सेल का एम्प्लॉय अगर करोड़पति नहीं बन पाता है तो वो कैसे बन पाता है? इसलिए और हम लोग देखते हैं जो अपराध, जो घटनाएं घटती है, नेटवर्क, अपराध का नेटवर्क के खिलाफ ये लोग खड़े नहीं होते हैं। क्या समझा जाए? अपराध का नेटवर्क के खिलाफ अगर प्रतिनिधि नहीं खड़ा हो रहा है, चाहे हमको यहाँ से धमकी मिले या दुबई से धमकी मिले, हमारे जनप्रतिनिधियों कंठ क्यों सूख जाते हैं? कौन सा रिश्ता है हमारे जनप्रतिनिधियों का ऐसे लोगों के साथ कि आप उसका क्रिटिसाइज भी नहीं कर पाते हैं, न सरकार को लिख पाते हैं कि उसका पासपोर्ट कैंसिल किया जाए, लाया जाए। वो वहां से धमकी दे रहा है मेरे रियाया को, मेरे लोगों को, मेरे मतदाताओं को, या मेरा मतदाता नहीं भी है तो वो कानून के लिए चुनौती है। कोई बयान है क्या? क्या समझा जाए? इसलिए हमको मेयर ऐसा चाहिए जो अपराध और अपराधी के खिलाफ खड़ा होने की क्षमता रखता हो, बोलने की क्षमता रखता हो, उसके खिलाफ सरकार और प्रशासन तक आवाज पहुंचाने की क्षमता रखता हो। धनबाद को ऐसा मेयर चाहिए, इसलिए कि धनबाद बदनाम हो गया है। और इसका सबसे जीता जागता प्रमाण एक उद्योग लगा है क्या पिछले 10-20 साल से धनबाद में? कोयले की राजधानी, सिर्फ बोर्ड में हम पढ़ते हैं कोयले की राजधानी धनबाद। एक उद्योग लगा है तो बता दीजिए, कोयला बेस्ड उद्योग क्यों नहीं लगता है? कॉरपोरेट आते हैं, मुझे जानकारी है, कुछ नहीं करना चाहते, आते हैं, जब यहाँ का सब परिस्थितियां का आकलन करते हैं या जानकारी मिलती है या 10 दिन रहने पर अखबार में पढ़ते हैं तो दोबारा लौट के नहीं आते हैं। बहुत से कॉर्पोरेट इधर आए, मुझे व्यक्तिगत जानकारी है, लेकिन जब वो चले गए तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो बोले नहीं, हम रंगदारी देने के लिए धनबाद नहीं आएंगे। ये बयान है उनका, मैं चाहूँ तो बोल सकता हूँ उन लोगों का नाम। तो ये स्थिति है, ये आज हम पर जो लग गया है धब्बा। हम चाहते हैं ऐसा मेयर आए इन धब्बों को मिटाए, अपराध और अपराधी के खिलाफ खड़ा होने की साहस करे, और विशेष करके संगठित अपराध, उसको रोकने में पूरी सक्षमता, पूरा ताकत। जनता आपके साथ है, जनता आपको वोट देकर के अपनी ताकत आपके साथ दी है।
जैसे अभी का मैं तुरंत उदाहरण बता रहा हूँ आपको। अभी एक अपहरण हो गया टाटा में, आपने देखा होगा कि परसों एक न्यूज आया वहाँ के विधायक माननीय सरयू राय जी का कि 3 तारीख को वो वहाँ पर अहिंसात्मक तरीके से इसके विरोध में बैठेंगे और पूरा टाटा के लोगों को अपील किया वो लोग कि आप आइए, मुंह पर पट्टी बांध करके हम लोग बैठेंगे धरना पर, क्योंकि सरकार ने अभी तक क्या किया कोई जानकारी नहीं है। बराबर लिखते रहे वो, और इसके बाद यह आज बरामद हो गया वो बच्चा। तो पहल अगर किया उन्होंने, एक सराहनीय है ना, हिम्मत दिखाया। वो बोलते कि नहीं कल तो मेरा भी अपहरण हो जाएगा, तो घर में रहिए ना भाई। आपको 20 ठो सिक्योरिटी गार्ड लेकर के चलने का क्या जरूरत है? आप अगर इतना भयभीत हैं तो आप घर में रहिए ना। आपने शौक से राजनीति चुना है और उसमें आपको बाथरूम जाने के लिए सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, टैक्स पेयर के पैसे से, गरीब टैक्स पेयर के पैसे से आप 100 ठो सिक्योरिटी लेके चलते हैं। 100 करोड़ रुपया प्रति वर्ष सुरक्षा पर खर्च है। अच्छा, ये स्टेटमेंट अंतिम हम लोग इसको वाइंड अप करते हैं। त्याग, तपस्या और बलिदान मांग रहा है हिंदुस्तान। क्या राजनीति में ये तीनों यथावत है या पूरी तरह से उलट गया? त्याग, तपस्या और बलिदान, ये कभी नारा हुआ करता था, त्याग, तपस्या और बलिदान, ये कभी नारा हुआ करता था पार्टी का, जब चाल, चरित्र और चेहरा की बात होती थी। अब न चाल से मतलब है, न चरित्र से मतलब है, न चेहरा से मतलब है। अब तो 50-50 केस जिस पर हैं उनका भी स्वागत है, सजा याफ्ता है उनका भी स्वागत है। तो कैसा त्याग और बलिदान? क्या ये त्याग आपने किया है? क्या आप लोगों को लूटा है? ये त्याग क्या वोटर से अपील करने जा रहे हैं? चूंकि अभी इलेक्शन का माहौल है, समाज सेवी के रूप में भी राजनीतिक परिशिष्ट भावनाओं को बहुत नजदीक से आपने बहुत लंबे समय से देखा है। अपील क्या करेंगे, चाहे एक पार्षद को चुने या मेयर या उपमेयर की कड़ी का एक हिस्सा बने? आजादी के बाद हमको जो सब चीज मूल्यवान चीज मिला, एक तो हम गुलामी से मुक्ति मिले और दूसरा एक वोट का अधिकार। यह जो मिला हमको संवैधानिक अधिकार, इस वोट का हमने उपयोग नहीं किया। हमने जाति, धर्म, मजहब के आधार पर अपने वोट को लुटा दिया। इसका परिणाम क्या हुआ? आज 2 आतंकवादी भी जीत के गए इस संसद में ना। इसी संसद में राशिद इंजीनियर और अमृतपाल सिंह जो आतंकवादी हैं दोनों जीत के गए हैं हमारे आपके वोट से। क्या हमने वोट का उपयोग किया? क्या अगर हम वोट का उपयोग करते, 251 दागी अपराधी सजा याफ्ता, आज 40 सांसद ऐसे हैं सदन में जिन पर यौन उत्पीड़न का आरोप है। उन मतदाताओं के लिए शर्म की बात है जिन्होंने उनको वोट किया। किस आधार पर वोट किया आपने? या तो आपकी जात की होंगे, या पार्टी के होंगे, या आपके धर्म के आधार पर होंगे। तो जात, धर्म, पार्टी पर हमने लोकतंत्र को आज कहां पहुंचा दिया है? इसलिए मैं अपील यही करना चाहता हूं धनबाद के मतदाताओं से, जात, धर्म, पार्टी पर वोट नहीं करें, चरित्र पर वोट करें, योग्यता पर वोट करें, शैक्षणिक योग्यता पर वोट करें, उसके इतिहास और भूगोल पर वोट करें कि आज जो चुनाव लड़ने आया है कल तक इसका चरित्र क्या था समाज में, ये कितना सामाजिक थे, कितना असामाजिक थे, कितना ये अपराधियों के साथ साठगांठ था, कितना ये जनहित के मुद्दे पर खड़े होते थे। इन मुद्दों पर तराजू पर तौलें, प्रत्याशी यदि उस पर खरा उतरे तब अपना वोट कीजिए। वोट को जाया मत कीजिए, आने वाली पीढ़ियां आपको माफ नहीं करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी बात होता है कि राजनीति एक ऐसा स्तंभ है जो लगता तो है भीतर खाने बहुत मजबूत है, लेकिन इसके खूंटे को हिलाने का ताकत एक आम वोटर रखता है। और 5 वर्ष के बाद आपके पास एक न केवल अवसर दिया गया, बल्कि उस कड़ी चुनौती से जो 5 साल जूझते हैं, उन सारे मुद्दों को समागम के तरीके से निकालने का आपके पास अधिकार है। हमारा वोट कीमती है और इस अधिकार को बेहतरीन ढंग से यूज करें, यही इनका मूल्यवान उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, जिस तरीके से सामरिक चीज़ों को लेकर हम लोग बात करते हैं, आगे भी आपका आशीर्वाद बना रहेगा। धन्यवाद उमेश जी, मुझे बहुत खुशी है कि जो ज्वलंत मुद्दाएं हैं पिछले 1 माह के अंदर देश के सामने आया, उन तमाम मुद्दों पर बारीकी से आपकी नज़र है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। धन्यवाद।